हाय गाइस, मैं अंकुर सिन्हा, आप देख रहे हैं गाइडमेंट। दोस्तों, हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, ये उसकी आज लास्ट लेक्चर है। हम लोगों ने अभी तक पढ़ा कि कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो उसको निकालने के कितने तरीके हो सकते हैं। एक मैंने बताया आपको ग्राफिकल मेथड, एक बताया मैंने आपको एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है कि वैल्यू को काट दिया जाता है, उसके बाद जो वैल्यू बचता है उसकी हम वैल्यू निकाल लेते हैं, उसको पुट करके फिर बची हुई वैल्यू निकालते हैं। उसके हमने पढ़ा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, एक से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर देना है, वही हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड। तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है उसका मतलब क्या है, जैसे क्रॉस है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपको क्रॉस मल्टीप्लाई हमें करना होता है, उससे हम वैल्यू निकालते हैं। कैसे, वो तो हम देख लेंगे बाद में। आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं, उसका ये चैप्टर खत्म हो जाएगी। तो वो पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। जैसे एलिमिनेशन मेथड है या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है या फिर जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, तीनों कहने को डिफरेंट मेथड है, लेकिन जब तीनों की जो वैल्यू आती है लास्ट में सेम ही आती है। यहाँ से हम चले, यहाँ चले, मान ले यहाँ तीनों अलग मेथड है, तीनों यहाँ अलग चल रहे हैं, फिर धीरे जो वैल्यू लास्ट में आई वो सेम ही आएगी, यानी कि तीनों इंटरकनेक्टेड है एक तरह से। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जनरल इक्वेशन क्या होता है। जनरल फॉर्म उसका होता है ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक। लेकिन अगर दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन भी होंगे। दूसरा इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए इसको a1 कर देते हैं, इसको b1 या इसको c1, इसको 6 मत समझ लेना, ये b है, ठीक। दूसरा क्या हो गया, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये दो हो गए। अब मैं आपको क्रॉस बताऊं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उससे पहले मैं आपको एलिमिनेशन बताता हूं। एलिमिनेशन से कनेक्ट करके हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तक पहुंच जाएंगे। उसका जो बेसिक फॉर्मूला है वहां से आपको समझ में आ जाएगा कैसे। सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड से आपको बनाना होता तो आप क्या करते हैं, आप क्या बोलते हैं, चलो ठीक है, एक्स को काटो या वाई को, किसी को एक इक्वल करके काट दो, तभी एलिमिनेट करेंगे। चलिए मैं बोलता हूँ वाई को काट लेते हैं। क्या करना होगा, इसे b1 है, ये b2 है, तो b2 से मल्टीप्लाई करना होगा इसे पूरे टर्म को। चलिए b2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, b1 से। चलिए b1 मल्टीप्लाई कर दिया। अब तो वैल्यू क्या आई, एलिमिनेशन मेथड से हम बढ़ रहे हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तक पहुंच जाएंगे, इसलिए मैं आपको यहां से शुरू कर रहा हूं। a1 b2 x प्लस b1 b2 y प्लस c1 b2 इक्वल टू 0। चलिए एक हो गया। अब इसमें देखते हैं a2 b1 x प्लस b2 b1 y प्लस c2 b1 इक्वल टू 0, इतना कोई दिक्कत नहीं। अब एलिमिनेशन मेथड के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, प्लस है तो यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है, यहाँ भी माइनस, ये कैंसिल, क्यों, क्योंकि दोनों इक्वल है। अब देख लो अच्छे से, b1 b2 y b2 b1 y, ठीक। अब क्या हो गया, x कॉमन हो गया नीचे, अब जब आया तो क्या हो गया, a1 b2 माइनस a2 b1 प्लस c1 b2 माइनस c2 b1 इक्वल टू 0, इतना किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब x की वैल्यू क्या आ गई, x आ गई c2 b1 माइनस c1 b2 बाय a1 b2 माइनस a2 b1। अब इस चीज से हम क्या समझते हैं, इसका मतलब होता है कि अगर हमें कोई दो इक्वेशन दिया गया और हमें उसका वैल्यू निकालना है, तो या सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालो या एलिमिनेशन मेथड से निकालो या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से निकालो। x की वैल्यू में अगर आप यहाँ पुट कर दोगे, ठीक है, तो आपको आंसर सेम ही मिलेगी, चाहे कुछ भी आप कर लो। आपको जैसे जो भी दो इक्वेशन दी हुई है, आपको बस इसमें पुट कर देना, आपको जो वैल्यू आ जाएगी वही आपकी आंसर हो जाएगी मिक्स x की। लेकिन ये याद कौन रखता है, इसीलिए हम तीन मेथड पढ़ते हैं बेसिकली। अगर x की वैल्यू ये है तो याद रखना मुश्किल है, याद आप रख सकते हो लेकिन कोई जरूरत है नहीं याद रखने का। तीन मेथड जो पढ़ रहे हैं बस वहीं से जब बढ़ोगे तो लास्ट में फाइनली यही आना ही है, तो फाइनल रिजल्ट याद रखना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। तो y की वैल्यू क्या होगी, तो y की वैल्यू मैंने निकाल रखा है, आपको लिख देता हूं ताकि टाइम वेस्ट ना हो। y की वैल्यू है c1 a2 माइनस c2 a1 बाय a1 b2 माइनस a2 b1। तो ये, लेकिन एक बात आप गौर करो कि जो इसकी बेस की वैल्यू है, इसकी बेस की वैल्यू भी वही आएगी और ऊपर की वैल्यू जो है वो सिर्फ चेंज है। तो इससे हम क्या समझते हैं, इसका मतलब ये हो कि एक्स और वाई में जब कुछ भी पुट करेंगे हम, अगर कोई भी दो इक्वेशन है तो उसकी वैल्यू डायरेक्ट हमें मिल जाएगी। तो यहीं से केस आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है, मैं यहाँ से रब कर देता हूँ, सिर्फ इसे देता हूँ, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड जब आया तो उसमें हम सॉल्व करने के लिए इन्हीं दोनों का हेल्प लिए।
क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो इस तरह से होता है, आप नोट कर लो, लेकिन जब मैं आपको ट्रिक बताऊंगा तब आप उसको याद करना। बस उसको नोट करने के लिए यहां लिखना है x, फिर लिखना है यहाँ c2 b1 माइनस c1 b2, ठीक है ना, इक्वल टू, फिर लिखना y, क्या है ऊपर c1 a2 माइनस c2 a1, फिर ये उसी से डिराइव होकर के आया ये। तीसरा है 1 लिखना है यहाँ बाय जो दोनों में कॉमन है a1 b2 माइनस a2 b1, ये चीज का फॉर्मूला होता है। लेकिन अब बच्चे से याद कर नहीं पाते हैं, तो अब सॉल्व कैसे करेंगे इसे, तो सॉल्व करने का ये फॉर्मूला है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि मैं सिर्फ ट्रिक बताऊंगा तो आपको याद करना है और इस पे पुट कर देना है डायरेक्ट, आपको ये फॉर्मूला ऑटोमेटिक निकल जाएगा। अब फॉर्मूला के लिए क्या करना, अब मैं इसे रब कर देता हूं, इसी को जरूरत है नहीं। अब फॉर्मूला के लिए हमें बस एक ट्रिक याद रखना है, वो ट्रिक क्या है, पहले आप यहां लिख लो x, ठीक, याद रखना अच्छा जो मैं बोल रहा हूं, इस यहां लिख दो y, यहां लिख दो 1। मैंने आपको क्या बताया, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब क्या है कि हमें क्रॉस कर मल्टीप्लाई करना है। मैंने आपको जो भी बताया है एक एक वर्ड का कहीं ना कहीं यूज पड़ रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूं आपसे, और जितनी चीज जरूरी है मैं आपको सब चीज बता रहा हूं। सबसे पहले हमें स्टार्ट करने जैसे क्या, a1 a2 है, b1 b2 है, c1 c2 है, इसको भूल जाओगे, इसको याद नहीं देखना है, ये चीज है a1 a2 b1 b2 c1 c2। सबसे पहले स्टार्ट भी b से होगा और एंड भी b से होगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, स्टार्ट भी b से होगा और एंड भी b से होगा। यहाँ पे लिख लो पहले b1 स्टार्ट कर रहे हैं, b2 कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ जो एंड करेंगे वो भी b1 b2 करेंगे। फिर b1 के बाद क्या, कौन सा टर्म आ रहा है, c1, यहाँ लिख लो c1 c2, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अब फिर लिखो c1 के बाद क्या है, फिर a1 आ रहा है, मतलब ऐसे जाना है, ऐसे फिर इधर जाना है, फिर वापस इधर से ऐसे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ b1 b2 से शुरू होगा, b1 b2 पे खत्म होगा, c1 c2 हो गया। अब यहाँ क्या डालू, a1 a2, यहाँ लिख लो a1, देख लो मैं कैसे लिख रहा हूँ a2, ठीक। अब यहाँ पे लास्ट आएगा, लास्ट पे खत्म किससे करना है, b1 b2 पे, b1 b2 मैंने क्या किया, b1 b2 से शुरू किया, उसके बाद आता है c, लिख दिया मैंने c1 c2, फिर उसके बाद घूम के आ गया a, फिर आ गया a1 a2, फिर हो गया b1 b2, यानी ऐसे b1 b2 से चला c पे गया, फिर घूम के a पे आया, फिर b पे खत्म हो गया, यानी कि ऐसे सर्कल बनाया। ऐसे 3 टर्म है a b c, b से शुरू हुआ c पे गया, फिर a पे आया, फिर b पे आया, ऐसे, यानी b1 b2 शुरू होगा, b1 b2 पे खत्म होगा, कि जैसे भी आपको याद रखना अपने तरीके से रख सकते हो। अब ऐसे क्रॉस कर दो, यही मैं आपको सिखाना चाहता था, इसी के लिए इतनी रामायण मैंने पढ़ी और यही मेथड था। अब करें कैसे सॉल्व, अब देखिए सबसे पहले पकड़ना है ऊपर को किससे मल्टीप्लाई करने जा रहा है, ये क्रॉस लेके जा रहा है c2 तक, b1 c2 x बाय b1 c2, उसके बाद माइनस करना है, ठीक, माइनस कर दिया नीचे b2 c1, माइनस बीच में लगा देना हर केस में, माइनस b2 इंटू c1। मान लो अगर माइनस b2 होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, वो अलग केस है। क्या हो गया, b1 c2, b1 को पकड़ना है पहले, b1 c2, फिर नीचे को पकड़ना है, माइनस b2 इंटू ये लेके जा रहा है c1 तक, b2 c1। अब देखिए क्या y में क्या है, इक्वल टू y, ये याद रखने का तरीका है ताकि ये बन जाए, y है, अब फिर क्या पकड़ना, c1 पकड़ना है, c1 a2, फिर बीच में माइनस कर देना, माइनस c2 इंटू a1, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए लिखना है 1, फिर क्या लिखना है, a1 a2 है, b1 b2 है, a1 को पकड़ना a1 इंटू b2, a1 b2, माइनस फिर करना है a2 b1। फिर मैं बता देता हूं आपको, ब्रीफ कर देता हूं मैंने क्या किया, मैंने पहले एलिमिनेशन मेथड से निकाला x और y की वैल्यू क्या होती है, उससे कंपेयर करके मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में मैं घुस गया और उसे मैंने बताया कि फॉर्मूला क्या होता है, एक तरह से डिराइव हो गया उस जगह से, वो डेरिवेशन ही था समझ लो फॉर्मूला का, मेन जो आपको काम है वो इस जगह से काम है, ये इसका मेन फॉर्मूला होता है। मैं लिख देता हूं फॉर्मूला, ठीक है, ये जो फॉर्मूला होता है, लेकिन ये फॉर्मूला याद रखना मुश्किल है, आप भूल जाओगे, इसलिए मैंने ट्रिक बताया। ट्रिक क्या है, पहले यह लिखना x, फिर लिखना y, फिर लिखना 1, फिर क्या करना, इसमें b से शुरू होगा, b पे एंड होगा, b1 b2, फिर इसका c आता है, c1 c2, वापस घूम के a आएगा, a1 a2, उसके बाद एंड भी करेगा b1 b2 से। कैसे करना है, फिर क्रॉस कर देना है, सबको क्रॉस कर दिया मैंने, फिर लिखना है b1 c2, उसके बाद माइनस बीच में, फिर b2 इंटू c1, माइनस b2 इंटू c1, उसके बाद y है, उसके बाद c1 a2 माइनस c2 a1, फिर इक्वल टू 1,
A1 B2 माइनस A2 इंटू B1। ऊपर से करंट चलना है, नीचे आना है माइनस करके। ये हो गया इसके कुछ फॉर्म, और ये हो गया आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन याद रखने का तरीका भी, यही फॉर्मूला। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन देखेंगे जब हम, तभी हमें क्लियर होगा कैसे बनाया जाता है और कैसे नहीं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक का एग्जांपल है, वही मैंने पिक किया ताकि आप लोग बाद में रिवीजन में भी आप लोग काम आ जाए। तो क्वेश्चन क्या है कि मीन्स लाइक एक बस स्टैंड है जहां से दो बस खुलती है। एक बस जाती है फ्रॉम बैंगलोर टू मलेश्वरम और दूसरी बस जाती है फ्रॉम बैंगलोर टू यशवंतपुर। तो एक आदमी ने क्या किया, उसने 2 टिकट खरीदा मीन्स मलेश्वरम का और 3 टिकट खरीदा यशवंतपुर का। तो दोनों का जो कॉस्ट हो गया उसका 46 ओवरऑल हो गया। मान लेते हैं कि यहाँ से मलेश्वरम जाने का जो मीन्स लाइक कॉस्ट है वो पर टिकट है X रुपीज, और मान लेते हैं यशवंतपुर जाने की है Y रुपीज। तो आदमी पहले क्या खरीदा, 2 टिकट खरीदा मलेश्वरम की यानी कि 2x प्लस 3 टिकट खरीदा उसने यशवंतपुर का प्लस 3y इक्वल टू 46, ये हो गई रुपीज। अब कहता है कि बाद में उसने क्या किया, फिर उसने 3 टिकट खरीदा कभी और 3 टिकट खरीदा फिर मलेश्वरम का और 5 टिकट खरीदा उसने यशवंतपुर का। तो टोटल उसे पैसे लगे 74। इन दूसरा इक्वेशन क्या हो गया, 3 इंटू एक्स प्लस 5y इक्वल टू 74। ये तो हालांकि आसान पार्ट था, मुझे बताना भी नहीं था पर मैंने बता दिया आपको। अब इसे कहता है कि आपको निकालो कि वैल्यू कितनी होगी, दोनों एक्स और वाई की रुपीज कितने आएंगे टोटल। तो सबसे पहले आप इसे कितने मेथड से बना सकते हो, 4 मेथड, ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। लेकिन हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ रहे हैं इसलिए वो इसी से बनाएंगे। तो क्या लिखना है, पहले लिखना है आपको A1 की वैल्यू क्या है 2, फिर लिखना है B1 की वैल्यू क्या है 3, C1 की वैल्यू। आप असली में जो फॉर्म है वो फॉर्म क्या होना चाहिए, 46 है, इसको इधर लेते आओ तो क्या हो जाएगी 2x प्लस 3y माइनस 46 इक्वल टू 0। सेम इसमें भी होगी 3x प्लस 5y माइनस 74 इक्वल टू 0, ये हो गई। तो C1 क्या होगी माइनस 46। इस पे नजर रखना, इसमें नहीं। पहला प्रोसेस क्या करना है, स्टेप वाइज मैं बता रहा हूँ। स्टेप 1 करना है आपको कि जितना भी टर्म है सबको एक साइड ले आओ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। चलिए आपने ले आया। दूसरा मेथड क्या है कि आपको A1 B1 C1 A2 B2 C2 लिखना है। तो A2 B2 C2 क्या हो गया, A2 हो गया 3, B2 हो गया 5 एंड C2 हो गया माइनस 74। आपने ये भी लिख लिया। अब आपको बोल दे कहीं ये चेक करने के लिए कि बताओ कि ये मींस लाइक कंसिस्टेंट फंक्शन है या नहीं, मींस का सॉल्यूशन है या नहीं, इंटरसेक्टिंग है या नहीं, कुछ भी करना है। क्या करोगे आप याद रखो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 अगर हो गया और इक्वल टू C1/C2 तो मैनी सॉल्यूशन। अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 हो गया यानी कि इंटरसेक्टिंग है, यानी कि एक सॉल्यूशन। और A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2 तो क्या हो गया, वो हो गया नो सॉल्यूशन। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 हो गया मैनी सॉल्यूशन। A1/A2 अच्छा आपको मैंने बता ही दिया, दोबारा मैं क्या फिर बताऊं, रिपीट कर करके मैं थक गया हूं। चलिए इसमें चेक कर देता हूं। A1/A2 क्या हो गया 2/3 नॉट इक्वल टू है B1/B2 जो कि है 3/5। ये हो गया। एक ही चीज मैं बार बार बता देता हूं आपको ताकि आपका भी रिवाइज होते रहे। ये चीज चलिए समझ में आ गया आपको। अब आपको क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, मैंने आपको क्या बताया था, पहले लिखना है आपको x, फिर लिखना है y, फिर लिखना है 1। x की जगह क्या लिखना है आपको, x की जगह आपको लिखना है मीन्स के नीचे B1 B2 पहले करना है आपको। मैंने आपको बताया था B1 B2, स्टार्ट भी B1 B2 से होगा, एंड भी B1 B2 से होगा। B के बाद क्या आएगा C1 C2, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको क्या करना है, C के बाद वापस क्या आएगा A1 A2, फिर क्या आएगा एंड किससे करेगा B से, B1 B2, क्रॉस हो गया। अब आपको इसे वैल्यू पुट करना है। B1 की जगह वैल्यू क्या आएगी 3, चलिए लिख देते हैं यहाँ 3। B2 की जगह क्या आएगी 5, चलिए लिख देते हैं 5। फिर C1 की जगह क्या आएगी माइनस 46, लिख देते हैं माइनस 46। फिर क्या होगा, फिर C2 की जगह माइनस 74, फिर A1 की जगह 2, A2 की जगह 3, B1 की जगह 3 और B2 की जगह 5। ये आ गया। अब क्या करना आपको, पहला वो पकड़ना है, मल्टीप्लाई कर देना है। अब मैं यहां पे लिखता हूं, इसे मैं रब करके क्या होगा, मैं लिख रहा हूं x बाय 3 इंटू माइनस 74, 3 इंटू माइनस 74। फिर क्या करना है, माइनस करना है, ठीक, माइनस तो गया 5 इंटू माइनस 46 है तो माइनस माइनस प्लस 46 इक्वल टू y बाय
ये इंटरसेक्टिंग निकली, यानी कि मतलब एक सोल्यूशन पॉसिबल है। ऑब्वियस सा बात है, बस का जो फेयर है वो एक ही होगा। y बाय -46 इंटू 3, ठीक, माइनस 74 क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, 74 इंटू 2 इक्वल टू 1 बाय 2 इंटू 5 क्या हो गया, 10 माइनस 3 3 9। ये चीज आ गया। अब आपको सॉल्व कैसे करना है, अब ये इसका काम हो गया यहाँ खत्म, इसलिए मैं रफ कर देता हूं। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। क्या हो गया, x बाय 4 3 12 7 21 222 प्लस 5 इंटू 46 क्या हो गया, 6 5 30 5 हो गया 20 23 230 इक्वल टू y बाय 6 18 4 3 12 और 13 कितना हो गया, आप खुद कैलकुलेट करना। y बाय कुछ भी लिख रहा हूं इक्वल टू 1 बाय 1, चलिए कर ली लेते, 6 3 18 4 3 12 1 13 माइनस 138 प्लस 4 2 8 7 2 14 148 क्या हो गया, x बाय 8 इक्वल टू y बाय 10 इक्वल टू 1 बाय 1, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, इसको ले लो, x बाय 8 इक्वल टू 1 बाय 1। दूसरा क्या हो गया, y बाय 10 इक्वल टू 1 बाय 1, यानी x की वैल्यू आ गई 8, y की वैल्यू आ गई 10। लगता है खत्म हो गया पेन भी, लेकिन कोई नहीं। तो x8 y10 ऐसी आ गई वैल्यू। अगर आपको चेक करना है सही है या नहीं, आप क्या करोगे, बस इसे पुट कर देना, आपको पता चल जाएगा आपने सही बनाया है गलत। आपने पुट किया 8 12 16 प्लस 10 30, 16 और 30 कितने हो गए, 46 हो गई, यानी कि आपका बनाया हुआ सही है। ये हो गया पहला क्वेश्चन, आपको समझ में आ गया हो कैसे। और मैंने कुछ क्वेश्चन नोट कर रखे हैं ताकि आपको बनाने में कोई इशू ना हो, आप जब चैप्टर बनाओ तो। दूसरा क्वेश्चन है, जैसे मैं आपको लिख देता हूं इस जगह पे। दूसरा जो क्वेश्चन है 8x प्लस 5y इक्वल टू 9, 8x प्लस 5y इक्वल टू 9। दूसरा है 3x प्लस 2y इक्वल टू 4, 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। इसमें बोला गया है, आपको क्वेश्चन में देखिएगा एनसीईआरटी बुक में है कि आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी लिखा है और शायद कंप्लीटिंग द और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी लिखा है। तो मैं आपको जो बताऊंगा, सॉरी कंप्लीटिंग द स्क्वायर तो क्वाड्रेटिक में था, लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड लिखा है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लिखा है। तो करना क्या है, पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम बना के देखते हैं, हमें इस पर प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे लिख देंगे, पहले क्या करना है, सबसे पहला स्टेप 9 को इधर लाना है, 4 को इधर लाना है, यानी क्या हो गया 8x प्लस 5y माइनस 9 इक्वल टू 0। दूसरा क्या हो गया 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप क्या करना है, a1 क्या हो गया 8, b1 क्या हो गया 5, c1 क्या हो गया माइनस 9। फिर क्या हो गया a2 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू 2, c2 इक्वल टू माइनस 4। अगर मन है आपको तो चेक कर लो कि कौन से सॉल्यूशन है, ये मीन्स लाइक मेनी सॉल्यूशन है या फिर यूनिक सॉल्यूशन है या फिर नो सॉल्यूशन है। a1 बाई 2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, यानी कि क्या हो गया, ये इंटरसेक्टिंग है, इसका मतलब एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल है। अब क्या करना है, लिखना है x या लिखना है y या लिखना है 1। पहले क्या लिखना है, b1 b2 से शुरू होगा, b1 b2 पे खत्म होगा। b1 b2 क्या है 5 2, फिर c1 c2 क्या है माइनस 9 माइनस 4, फिर वापस क्या a1 a2 क्या है 8 3, फिर b1 b2 खत्म होगा 5 2। अब मल्टीप्लाई करना है इसको, ये हो गया मल्टीप्लाई। अब क्या करना है, सॉरी क्रॉस हो गया, x बाय 5 इंटू माइनस 4 माइनस 20, फिर क्या होगा माइनस माइनस, लेकिन माइनस करेंगे 2 इंटू माइनस 9 प्लस हो गया यहाँ पे प्लस, कोई इसमें माइनस रही या इसमें माइनस रहे, किसी एक में माइनस अगर रही तो माइनस माइनस प्लस लिख देंगे बीच में, अगर दोनों में रही माइनस तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगी। इसीलिए याद रखिएगा, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो चीज रट लो कि अगर एक में माइनस है नीचे वाला टर्म में, या तो इसमें या फिर इसमें या शायद इसमें या इसमें या इसमें या इसमें, तो वो वाली जो टर्म आएगी उसमें से वो प्लस हो जाएगा। अगर लेकिन दोनों में माइनस है तो बराबर माइनस ही आएगी। क्यों आएगी आपको समझ में आ गया होगा। 5 माइनस 2 करेंगे, अगर मान लेते हैं यहाँ पे लिख देता हूं मैं माइनस, ठीक, यहाँ माइनस लिख दिया मैंने, फिर क्या करूंगा 2 इंटू माइनस 9, 2 इंटू माइनस 9, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ प्लस लिख दिया था। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। 2 इंटू 9, ठीक, उसके बाद लिखेंगे इक्वल टू वाई बाय 9 3 27 माइनस, यहाँ पे नीचे लिख देता हूं मैं y बाय 27, फिर माइनस माइनस 4 है यहाँ पे प्लस हो गया, प्लस 8 4 32,
इक्वल टू 1/8 माइनस 15। यहाँ कोई माइनस का टर्म नहीं है इसलिए माइनस ही रह गया, -15 लिख देते हैं। एक्स वाई कंपेयर कर देते हैं, यानी 80 - 2, ठीक, इक्वल टू वाई बाय 27 + 32 कितना हो गया, 32, 42, 52, 59 इक्वल टू 1/1। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स बाय -2 इक्वल टू 1/1, एक्स इक्वल टू -2। उसी तरह वाई की वैल्यू क्या हो गई, 59। ये हो गया आंसर हमारा। उसी तरह और क्वेश्चन एक मैंने नोट किया है। क्वेश्चन क्या है, अच्छा वो क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक और टर्म आता है जो टर्म मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ। हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म आता है वो है बोर्ड प्रॉब्लम। बोर्ड प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, चाहे आप कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू देख लो, क्लास 11 12 देख लो, या फिर आप क्लास 10 पे भी देख लो, काफी क्वेश्चन आते हैं इस पे। तो बोर्ड प्रॉब्लम क्या है, बोर्ड वाले प्रॉब्लम बेसिकली 2 ही टर्म आते हैं, उसके अलावा कोई टर्म आ ही नहीं सकता। पहला टर्म जो है, पहला टर्म है आपका अप स्ट्रीम, एक टर्म है आपका डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब क्या, डाउन स्ट्रीम मतलब होता है नदी की धारा के साथ। चलिए जैसे मान लिए नदी है इस जगह, ठीक, नदी जा रही है ऐसे, इस साइड जा रही है नदी, ठीक। अगर मैं इस साइड जा रहा हूं इसके साथ, मतलब क्या हो रहा है कि मैं डाउन स्ट्रीम जा रहा हूं, विद द स्ट्रीम जा रहा हूं, जिस डायरेक्शन में उसकी गति जा रही है, डायरेक्शन इस नदी की, मैं उसी तरफ जा रहा हूं जिधर नदी बह रही है, तो हो गए डाउन स्ट्रीम। अगर मैं वापस इधर जाने लगूं, इसका मतलब क्या है कि मैं जा रहा हूं अप स्ट्रीम, नदी के दिशा की धारा की दिशा के विपरीत। नदी की धारा किस साइड जा रही है, वो जा रही है इस साइड, और मैं किधर जा रहा हूँ, इस साइड, यानी क्या हो गया, मैं अप स्ट्रीम जा रहा हूँ। लेकिन नदी धारा इस साइड जा रही है और मैं भी इधर जाऊं तो हो गया डाउन स्ट्रीम। ये दोनों टर्म बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, इसलिए याद रखना अच्छे से। तो क्वेश्चन हमारे पास एक है कि एक बोट है जो 30 किलोमीटर में यहाँ खड़ा हूँ, एक बोट है 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम गई, यानी क्या 30 किलोमीटर में ऐसे गया अपस्ट्रीम, पानी इधर बह रही है, मैं इधर जा रहा हूँ, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम गया, फिर वहां रुक गया। उसके बाद 44 किलोमीटर फिर वहां से चल करके मैं नदी की डायरेक्शन की तरफ और बढ़ा। मैं 44 किलोमीटर इधर गया, कितने देर में, 10 घंटे में। उसके बाद यानी कि नदी की, मैं मान लो बोट से जा रहा हूँ तो क्या होगा, मेरा खुद का कुछ स्पीड होगा बोट का, उसके नदी की डायरेक्शन मान लो आप, मैं धारा के साथ अगर बह रहा हूँ तो जो धारा की खुद भी स्पीड होगी, इस कारण बोट स्पीड हो जाता है। आपने देखा होगा कि पानी में करंट होता है तो आपकी बोट उस पर रहती है, अगर आप करंट के डायरेक्शन में जा रहे होते हो तो आपकी बोट भी स्पीड पकड़ लेती है। आप उसके अपोजिट जा रहे होते हो या फिर तैर रहे होते हो तो आप बहुत आपको लेट लगता है, दिक्कत होती है। यानी कि नदी की जो डायरेक्शन है उसमें कुछ स्पीड है नदी की, और मैं बोट से अपोजिट जा रहा हूँ तो क्या होगा, मेरी स्पीड स्लो हो जाएगी। यानी कि मान लो बोट की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, नदी की है 15 किलोमीटर पर आवर, तो नदी की आप धारा के डायरेक्शन में जाओगे तो क्या हो जाएगी आपकी रिलेटिव स्पीड 25। अगर अपोजिट चले गए तो सब्ट्रैक्ट करना होगा। वही यहाँ पे कह रहा है, केस क्या है कि बोट है 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम गई, फिर वहां से 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गई, टोटल कितने घंटे लगे, 10 घंटे। दूसरा ही क्वेश्चन है, 13 घंटे में 40 किलोमीटर वो ऊपर गया और 55 किलोमीटर नीचे आया, टोटल उसको टोटल समय लग गया 13 घंटा। तो आपको निकालना है कि स्पीड ऑफ बोट, ठीक, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम। बोट की अपनी स्पीड क्या है और स्ट्रीम की स्पीड क्या है। मान लेते हैं कि बोट की स्पीड है x, ठीक, और स्ट्रीम की क्या मान लेते हैं, y। चलिए कोई बात नहीं। अब हम लोग जानते हैं कि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम। तो क्या हो गया, आपको निकालना स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ये स्पीड ऑफ बोट है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम है। स्पीड ऑफ बोट इक्वल टू x, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू y। मैं फिर से बता देता हूँ, अगर हम डायरेक्शन में जाएंगे तो बोट की अपनी भी जो स्पीड होगी प्लस हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम जाने वाले करंट के साथ बह रहा है इसलिए उसकी स्पीड ऐड हो जाएगी। लेकिन अपोजिट जा रहे हैं अगर हम तो ऑब्वियसली घट जाएगी स्पीड ओवरऑल। तो क्या हो गया, तो हो गया पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि स्पीड फॉर डिस्टेंस का टाइम, डिस्टेंस कितना उसने चला 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम गया, ठीक, स्पीड बाय टाइम कितना उसको लग गया, सॉरी डिस्टेंस बाय टाइम इक्वल टू स्पीड निकालना है। डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर, टाइम उसको कितना लग गया, तो टाइम उसको जो लगा वो लग गया उसको 10 आवर्स। लेकिन जब स्पीड और डिस्टेंस का टाइम है तो टाइम क्या हो गया, इस टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड हम कर सकते हैं। आप, मैं इसको इधर लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। 30 बाय अप स्ट्रीम जा रही है x माइनस वाई प्लस 44 बाय x प्लस वाई इक्वल टू 10। इसका मतलब क्या हो गया, मीन्स इसका मतलब यही हो गया कि जो बोट अप स्ट्रीम जा रही है तो बोट की स्पीड में माइनस कर देंगे पानी की स्पीड, बोट को उतना सा धीरे कर दिया होगा। लेकिन जब 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गया तो जिस स्पीड से बोट जा रही है उसको अब पानी ने कहा चल तुम मेरे स्पीड से भी चल,
यानी कि इसमें x प्लस वाई हो गया। पानी की स्पीड के साथ बोट की स्पीड ऐड हो गई। ये हो गया पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, 40 अप स्ट्रीम है, 40 बाय एक्स माइनस वाई प्लस 55 बाय एक्स प्लस वाई इक्वल टू 13। ये हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2। लेकिन अब इसको सॉल्व कैसे करें। आप लोग सोचोगे एलसीएम लेना है, ये करना है, बहुत दिक्कत है। आप एलसीएम लोगे तो बनाते रह जाओगे, बहुत मुश्किल होगी बनाने में। आपको करना क्या है, 1 बाय एक्स माइनस वाई को मान लो आप m और 1 बाय एक्स प्लस वाई को आप मान लो n। तो अब क्या होगा इससे अच्छा, 30 इंटू एम प्लस 44 इंटू एन इक्वल टू 10। ये हो गया। इसी तरह ये हो गया 40m प्लस 55n इक्वल टू 13। दो इक्वेशन आ गए आपके और आपको निकालने का मैंने 4 मेथड बताया है, तो किसी मेथड से निकाल लो। फिर से मैं इसका ब्रीफ रिव्यू दे देता हूँ। ब्रीफ रिव्यू क्या है, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है पानी की धारा के साथ और अप स्ट्रीम मतलब होता है पानी की धारा के विपरीत। अगर मैं इस साइड जा रहा हूँ तो मेरी जो स्पीड है वो पानी की स्पीड से घट जाएगी, उसके कारण घट जाएगी। मैं अगर 15 से चल रहा हूँ, पानी अगर 10 से चल रही है तो ओवरऑल मैं इधर जाऊंगा तो 5 से जाऊंगा, 15 माइनस 10 होगा। लेकिन मैं पानी के साथ अगर चल रहा हूँ तो मेरा 15 है, पानी का 10 है, तो 15 और 10 25 हो जाएगा ओवरऑल हम दोनों का मिलाकर स्पीड। तो जैसे आप तैरते हो तो आप देखते हो ना कि पानी की डायरेक्शन अगर धारा है तो आप बहते चले जाते हो, अगर धारा नहीं है तो आप क्या करते हो कि आप रुक जाते हो। आप आगे बढ़ना चाहते हो लेकिन आप बहुत धीरे से, बहुत मेहनत लगता है आपको आगे बढ़ने में, यानी स्पीड आपकी कम हो जाती है। तो ये इसी तरह सॉल्व करना है। m की वैल्यू मान लीजिए कुछ आई 10 आई, n की वैल्यू मान लेते हैं 5 आई, तो उसका मतलब क्या हो गया, 1 बाय एक्स माइनस वाई इक्वल टू 10। n की वैल्यू मतलब क्या हो गया, 1 बाय एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। अब इससे एक्स और वाई दो अलग क्वेश्चन निकलेंगे, इसलिए थोड़ा सा लेंदी हो जाता है और एग्जाम में काफी मार्क्स का पूछा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर मेरा पढ़ाई पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।